नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चमत्कृत कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसे देश की, प्यारा सा छोटा सा देश जो सदियों से अपनी जगह बनाए हुए है, अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाए हुए है, और जिसने बहुत सारे थपेड़े खाके भी अपनी आइडेंटिटी छोड़ी नहीं और आधुनिकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंततः गले लगा लिया और बड़ी बड़ी ताकतों के छक्के छुड़ा दिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जापान की। आज हम जापान यानी कि निप्पॉन निहॉन की बात करेंगे, जिसका लंबा इतिहास हजारों सालों का रहा है। तो डीप हिस्ट्री की भी बात होगी, लेकिन ज्यादा फोकस पिछले 200-300 सालों पर रहेगा। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। जापान्स मिराकुलस राइस, जापान का शानदार उदय, हमारी ग्लोबल अफेयर सीरीज का ये 39वां एपिसोड है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में सब कुछ बराबर जमा हुआ है। अगर आप आज पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी प्लेलिस्ट 1 से 39 तक की देख ही डालिए। शुरू करते हैं आज का काम। जापान्स मिराकुलस राइस। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत बहुत खुशी है आप सबको बताते हुए, एकदम ग्राउंड जीरो से अगर आपको एआई सीखना है तो आपके लिए हम एक शानदार कोर्स लेकर हाजिर हैं, एआई टर्बो चार्जर। कल से इसका एनरोलमेंट प्रारंभ हो जाएगा। वो लिंक हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत ये कोर्स बन रहा है। 1 डे फुल लाइव एआई लर्निंग। 13 जून शनिवार को ये कोर्स कंडक्ट होगा। हमारा जून कोहोर्ट 13 जून सैटरडे। अगर आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हैं एआई में, आपको एआई वाकई में सीखना है और उसको डे टू डे यूज करना है, एआई एजेंट्स बनाने हैं, वॉइस एजेंट्स बनाने हैं, एजेंटिक एआई इन एंटरप्राइजेस समझना है, एक प्रोफेशनल होने के नाते अलग अलग स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स पे कमांड बनाना है, जनरेटिव एआई का बेस्ट आउटपुट सुपर प्रॉम्प्टिंग से निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एआई कैसे यूज करें यह सीखना है। यह है हमारा शानदार कोर्स। सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगी। 12 क्लासेस, 1-1 घंटे की प्रैक्टिकल एआई टर्बो चार्जर। आपका हम स्वागत करेंगे। आइएगा, इस कोर्स के साथ जुड़िए और अपनी लाइफ को एक पावरफुल दिशा दीजिए। एआई टर्बो चार्जर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। मैंने आपको बताया था इस सप्ताह हम ये 5 टॉपिक्स ले रहे हैं। हमने आपको स्टोरी ऑफ इंडो पैसिफिक कल बताई, बहुत मजा आया लोगों को। गुड। आज हम बात कर रहे हैं जापान मिराकुलस राइस। कल आएगा कम्युनिस्ट वियतनाम विंस। उसके बाद आएगा शाइनिंग एशियन टाइगर। तो फाइनली चाइना +1। तो इस सप्ताह में हम एशिया पे अच्छी नजर डाल चुके होंगे। पैरेलल में ईरान और मिडिल ईस्ट की पूरी कवायद इस वक्त जो चल रही है, स्थिति बनी हुई है, भयंकर वोलेटाइल हो चुका है सब कुछ। अब देखते हैं फाइनली डोनाल्ड ट्रंप क्या तय करते हैं। स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है एनर्जी सिनेरियो से। सुपर एल नीनो की कहानी तो अलग है ही, वो हम लेंगे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। एक स्टूडेंट ने, एक हमारे चाहने वाले ने, एक व्यूअर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि सर ये फर्टिलिटी और जियोपॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है। वंडरफुल सजेशन। अगले हफ्ते फर्टिलिटी एंड जियोपॉलिटिक्स पे एक आंखें खोल देने वाला सेशन में लाऊंगा, इसलिए आपके सजेशंस देते रहा करें। अच्छी बातें आप बताएंगे, अच्छे आइडियाज आएंगे, बिल्कुल बना देंगे सेशन आप। ठीक है दोस्तों। तो और पैरेलल में यूक्रेन और रशिया का युद्ध, अब तो सीधे सीधे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात होने लगी है। तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के भीतर खड़े हैं, इसमें थोड़ा सा कम शक बच रहा है। जापान यानी कि निप्पॉन निहॉन दरअसल 4 बड़े आइलैंड्स हैं, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। इन चारों के भीतर अलग अलग प्रोविंसेस बने हुए हैं। बड़ा प्यारा सा ये देश है। आप में से कोई यहाँ गया हो टूरिज्म के या काम के लिहाज से, शेयर जरूर कीजिएगा। इस देश की सिर्फ एक प्रॉब्लम सदियों से रही, काफी अपने पूरा ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से काफी आइसोलेटेड इंसुलर सोसाइटी रही। कुछ कुछ तो ऐसे फेजेस आए जापान के इतिहास में जहां 400-500 सालों तक जापान ने खुद को बंद कर लिया। दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा जापानीज एम्परर है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। चाइना का एम्परर मिडिल किंगडम भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ही बोलता था। तो दुनिया में बहुत सारे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थे। तो जापान ने ऐसे कई फेजेस में खुद को पूरी तरह से लॉकआउट कर दिया था। उस दौरान उसके पतन हुए, पतन के कारण थे। लेकिन जब जब जापान ने खुद को ओपन किया,
उसके बाद तो उसकी तरक्की देखने लायक रही है। तो यह है जापान की पूरी एक फर्स्ट लेवल इंट्रोडक्शन। निपॉन निहॉन छोटा सा देश है और फर्टिलिटी रेट से अब वहां हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जापान हो, साउथ कोरिया हो, रशिया हो, सब जगह, एंड चाइना, फर्टिलिटी रेट गिर के 1, 1.2, 1.4 इस रेंज में आ गए। मतलब आबादी सिकुड़ रही है बर्थ साइड से। तो ये सारे देश 20 से 30 साल बाद भगवान जाने किस स्थिति में होंगे। भारत अभी 1.8, 1.9 के आसपास है, बर्थ साइड से तेजी से सिकुड़ रहा है। आंध्र प्रदेश ने मॉनेटरी इंसेंटिव घोषित भी कर दिए कि 3 या 4 बच्चे पैदा करो। करेंगे अगले हफ्ते, उस पर जियोपॉलिटिक्स का क्या असर होता बात करेंगे। तो जापान जो है एंशियंट जोमोन और यायोई सोसाइटी से निकलकर चीन से प्रभावित इंपीरियल कोर्ट के फेज में जाकर सामुराई सामंतवाद की सदियों को देखकर अमेरिका के दबाव में मेजी रेस्टोरेशन करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की पैसिफिस्ट डेमोक्रेसी, आज जापान के पास अपनी सेना नहीं है, उसको कोई युद्ध लड़ना ही नहीं, सिर्फ सेल्फ डिफेंस की एक फोर्स है, आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इंडो पैसिफिक पावर बन गया। मैंने एक ही सेंटेंस में सब कुछ कवर कर डाला। जिन्हें गहराई से जापान का इतिहास समझना है, हम आपके साथ हैं भैया। यहां इस स्पेसिफिक इमेज में आपको जापान का विस्तृत इतिहास सिर्फ एक ही पन्ने में दे दिया हमने। 1, 2, 3, 4, 5। अब 20 मिनट में हम ये सब तो पढ़ाएंगे नहीं। आप में से कईयों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक प्रॉपर प्रीमियम पेड कोर्स हिस्ट्री का ही अलग से बनाओ। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहेगा, वो बनाएंगे, जब बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। बट हिस्ट्री बहुत ही दिल के करीब रहा है मेरा, तो वो लंबा चौड़ा कोर्स बनेगा, समय लगेगा, बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, सजेशंस देते रहें, अच्छी चीजों में थोड़ा समय लगता है दोस्त। एंशियंट जापान हंटर गैदरर स्टेज से निकला, जोमोन कल्चर जो था, वहां से वो राइस फार्मिंग योई सोसाइटी बना। और ये अमूमन सभी देशों की कहानी है। ओरिजिनली तो सब हंटर गैदरर्स ही थे ना, एग्रीकल्चर तो उसके बाद ही आता है। हर जगह कहीं भी आप देख लें, 10,000 साल पहले कृषि क्रांति आई थी, उसके पहले स्टोन एज ही थी प्रैक्टिकली। क्लासिकल जापान जो रहा है, उसने चीन से बुद्धिज्म लिया, राइटिंग लिया, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट कल्चर, और बुद्धिज्म का जन्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ और यहीं उसका पूरा का पूरा विनाश भी हो गया। उसको बाहर ही पनाह लेनी पड़ी। बहुत बढ़िया चैप्टर है इतिहास का ये, भारत से बुद्धिज्म का खदेड़ दिया जाना। प्यारे दोस्तों, क्लासिकल जापान की यह कहानी रही, इस पर चीन का बहुत गहरा प्रभाव रहा। फ्यूडल जापान का जो युग आया, सामंतवादी जापान, उसमें सामुराई, शोगन, वॉरियर क्लैंस, और ये बहुत लंबा तोकुगावा पीरियड चला जिसमें केवल सामुराई ही अपने पास हथियार रख सकते थे वगैरह वगैरह, और सड़क पे कोई सामुराई निकला तो बाकियों को झुक के उसको सलाम करना पड़ता था वगैरह। लेकिन इस सब का एब्रप्ट एंड 1860 के बाद हो जाता है, जब अमेरिका बंदूक की जोर पे जापान को खुलवाता है और सम्राट को जबरदस्ती मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद सामुराई की जरूरत नहीं, आधुनिक सेना, मशीन गनें आ जाती हैं, तो सामुराई के साथ एक आखिरी युद्ध होता है जिसमें सारे सामुराई मार डाले जाते हैं। उसके ऊपर हॉलीवुड ने टॉम क्रूज में बहुत शानदार पिक्चर भी बनाई है, द लास्ट सैमुराई। अगर आप देख सकें तो देखिएगा, उसके आखिरी सीन में आपके आंख से आंसू आना गारंटीड है। रुमाल कृपया साथ में लेके बैठिएगा, ज्यादा इमोशनल है, एक बोतल ठंडे पानी की भी लेके बैठिएगा। देखिए कितना ख्याल रखता हूं मैं आपका। मॉडर्न जापान, जैसे मैंने आपसे कहा, 18 मूवी का नाम है लास्ट सैमुराई। 1868 में मेजी पुनरुत्थान के साथ, और उसके बाद फिर बहुत भयानक इसकी तरक्की हुई। और फिर जब तरक्की होती है तो वो देश बहुत बुरी तरह से एस्टेब्लिश पावर्स को गिरा देता है। थुसीडिडी स्ट्रैप हम बात कर चुके हैं। जापान ने जो है कमाल किया, 1895 में उसने चीन को पटकनी दे दी थी और 1905 में उसने रूस को पटकनी दे दी थी। उन दोनों भीमकाय देशों के लिए ये एक शॉक था। चाइना जो खुद को मिडिल किंगडम और केंद्र यूनिवर्स का मानता था, एक पिद्दी सा देश जापान उसको मिलिट्री बैटल में हरा देता है 1895। और रूस, रोमानोव डायनेस्टी 1905 में आउट एंड आउट परास्त। तो ये दोनों देश सदमे की स्थिति में चले गए थे, और ये मेजी रेस्टोरेशन के बाद हुआ था। तो दुनिया को यह पता चला कि एक पूरी नई शक्ति एशिया में उभरी है, जो कि है जापान। लेकिन पश्चिम के लोगों के लिए, गोरी चमड़ी वालों के लिए, एशिया के लोगों को सम्मान देना कॉलोनियलिज्म के जमाने में असंभव ही था। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, लीग ऑफ नेशंस बना, तो जापानीज डेलीगेट्स को बिल्कुल रेसिस्ट ट्रीटमेंट दिया गया था।
फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो होना ही था। बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन ये फैक्टर बहुत कम लोगों को पता है, तो मैंने सोचा आज आपको मैं बता ही दूं। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे, 5 लेवल्स ओपन होंगे। सारे लेवल एक से बढ़कर एक है। लेवल 4 में जिनको अंग्रेजी में दिक्कत है ज्वाइन कीजिए, 100 लेक्चर्स का शानदार कोर्स उपलब्ध है। और बाकी रनिंग में तो लेवल 2 और 3 है ही। हमारे इकोनॉमिक क्रैकर्स में आप लेवल 2 में प्राप्त कर सकते हैं और लेवल 3 में पावर ऑफ 10 और करंट अफेयर्स। आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, चैनल को सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया। अब आते हैं जब जापान ने क्रांति कर दी, जो 2 युद्ध मैंने आपको बताए प्यारे साथियों। मेजी रेस्टोरेशन, यानी जापान ने लिटरली रातों रात सामुराई फ्यूडल कल्चर को समाप्त कर दिया, जिसमें राजा सिर्फ एक टाइटुलर हेड ही बन के रह गया था, और पूरी तरह खुद को एक प्राचीन समाज से यूं खींच के आधुनिक बना डाला। कपड़े बदल गए, रहने के तरीके बदल गए, सेना बदल गई। अपने बहुत खास लोगों को, सैकड़ों लोगों को राजा ने पूरे पश्चिम में घुमाया, अमेरिका और यूरोप सब सीख कर आओ और वो सारी तकनीक जापान में लगाओ। सिर्फ 40 साल में जापान ने चीन को भी हरा दिया बैटल में, रशिया को भी हरा दिया। जब कोई सोसाइटी तय कर लेती कि मुझे आधुनिक बनना है, तो सबसे पहले यू हैव टू यांक इट आउट फ्रॉम द रूट्स, अदरवाइज आप बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल यही माओ जेडोंग ने 1949 के बाद चाइना के साथ किया, जब उन्होंने लिटरली चाइना को पास से यांक आउट करके बाहर निकाल दिया। जो समाज, जो देश ये नहीं कर पाते हैं, वो फिर वहीं ठहरे रह जाते हैं। जापान और चीन के उदाहरण हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। प्राचीन समाज जिन्होंने खुद को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी कीमत चुका दी, और उसमें वो गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम आधुनिक बने। जापान ने उसके बाद वेस्टर्न मॉडल्स अपना लिए, चीन और रूस को हरा दिया, कोरिया, मंचूरिया, चाइना पर हमले किए, अपना एम्पायर, लिटरली जापानीज एम्पायर बन गया भैया। और ये बहुत ब्रूटल हो गए। जो पहले सब तरफ से बंद थे, उन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज करके बहुत बड़ी इंपीरियल मिलिट्री बना ली, और यही उनकी भूल साबित हुई। अगर वो अपने मॉडर्नाइजेशन से खुद को आगे बढ़ाते रहते और प्यार मोहब्बत के अलायंस करके काम करते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका विनाश नहीं होता, उनको अमेरिका के ऑक्यूपेशन फोर्स के नीचे नहीं आना पड़ता, वगैरह वगैरह। लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था, तो इन्होंने इंपीरियल जापान बनाया, और ये इंपीरियल जापान बहुत क्रूर, बहुत विस्तारवादी, और युद्धों में रत सुबह से शाम। एम्पायर बिल्डिंग का फेज, इसी को एम्पायर बिल्डिंग का फेज कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों आपको। और उसके बाद ये एम्पायर पूरा साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में बनाते 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 मेनलैंड एशिया में घुसने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज के साथ ही पूरा का पूरा अलायंस किया था। हिटलर की पनडुब्बी में बैठ के पूरा क्रॉस करके जापान तक गए थे, उसमें उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी कुछ समय के लिए। और जापान ने ही अंडमान निकोबार में आजाद हिंद फौज की प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बनाने में मदद की थी। हालांकि 99% कंट्रोल जापानीज का ही था पूरे ऑपरेशन में। इतिहास में यह सारा डॉक्यूमेंटेड है। तो दोस्तों, इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। जापान अपना पक्ष चुन लेता है, वो हिटलर और इटली के साथ में मिला हुआ है, उसको एक्सिस पावर का नाम दिया गया, और वो हारा जाता है, क्योंकि फिर हार जाता है, क्योंकि फाइनली हिरोशिमा नागासाकी हो जाता है। अगर हिरोशिमा नागासाकी नहीं होता तो जापान कभी हार ही नहीं मानने वाला था। और जब ये युद्ध होता है, उसके बाद अमेरिका को ऐसा लगता है कि अब उसे अपनी इंपीरियल डायनेस्टी को दंडित करना चाहिए, क्योंकि हिरोहितो ने जो ये करवाया, तो भाई एम्परर जो है वो क्रिमिनल है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को और ऑक्यूपाइंग फोर्स के जो जनरल थे, उनको उनके एडवाइजर्स ने बहुत ही सही सलाह दी। उन्होंने ये सलाह दी कि अगर आपने जापान के शाही परिवार को सजाए मौत दे दी, तो उसके बाद पूरा जापानी समाज बिखर जाएगा, क्योंकि हजारों साल से ये एक परिवार शासन करता आ रहा है। जापान के लोगों को पता ही नहीं इसके अलावा क्या होता है, तो सब बिखर जाएगा। और उसके बाद ये लोग जब लड़ने आएंगे, आप लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मरने आएंगे, तो आप खत्म हो जाओगे। तो अमेरिकन को अकल आ गई, और उन्होंने रॉयल फैमिली को बिल्कुल इंसुलेट करके अलग कर दिया। उन पे कोई आरोप नहीं लगे, कुछ नहीं हुए। बाकी कई लोगों को दंड मिला, लेकिन रॉयल फैमिली सेफ रही, और इस वजह से शायद जापान बच गया। आप समझे। अब बचा ऐसा कि अमेरिका ने वहां ऑक्यूपेशन कर लिया। ऑक्यूपेशन है ना, पूरा कब्जा कर लिया। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में जो मैप दिखाया था, उसमें ओकिनावा आइलैंड है जापान के दक्षिण में। उस ओकिनावा आइलैंड के ऊपर, जो साउथ कोरिया के भी बहुत पास है, कोरियन पेनिनसुला के, और जो चीन के हिसाब से भी बहुत स्ट्रेटेजिक है,
अमेरिका के दसों हजारों सैनिक आज भी मौजूद है 1945 से लेके अभी तक। और जापान जो है अमेरिका की प्रैक्टिकली न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर ही काम कर रहा है। जापान डेमोक्रेटिक हो गया इतिहास में पहली बार, और अमेरिका ने सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे दी। जापान ने एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमिक मिरेकल बना लिया, और जापान की ब्रांड्स 1960 और 70 के दशक में अमेरिका को जड़ से हिला चुकी थी, वो इतनी बड़ी सुपर पावर बन गए। मैंने आपको पिछले सेशंस में अलग अलग तरह से बताया है कि जापान ने कैसे अमेरिका के क्वालिटी गुरुज को बुलवाया, एडवर्ड डब्ल्यू डेमिंग, जोसेफ एम जुरान, सारे फैक्ट्री मैनेजर्स और वर्कर्स को बिठाया और वो लोग लेक्चर देते थे क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कैसे बनाई जाती है, क्वालिटी एक्सीडेंट नहीं होती, क्वालिटी आफ्टर थॉट नहीं होती, इट हैज टू बी बिल्ट इनटू इट। वो जो उन्होंने मैसेज सीखा, देखिए किसी भी समाज में अपनी आलोचना सुन के तुरंत ऐसे कैसे, हम सही हैं तू गलत है, ये नहीं बोलने की क्षमता अगर है, वो समाज बहुत आगे जाता है। और जिस समाज में थोड़ी सी भी आलोचना आए तो वो पत्थर उठा ले, वो समाज का पतन निश्चित है। जापान का समाज ऐसा निकला 50s और 60s का, जो अमेरिकन क्वालिटी गुरुज को बुला के नोटबुक और पेन लेके बैठ गए और वो बताते थे कि तुम में ये कमियां, तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब गलत है ऐसा, और वो सब नोट करते थे और थैंक यू बोलते थे। सिर्फ 10 साल में जापान इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन गया। उन्होंने हर अच्छी चीज उठा ली बिना खुद को डिफेंड किए कि हम तो भैया 5000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, तू हमको क्या सिखाएगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला आप सही हो, सिखाओ, और उसके नतीजे सामने हैं। तो समाज इस तरह से आगे बढ़ता है और जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, अमेरिका ने ऑक्यूपेशन किया। आपको जान के हंसी आएगी कि अमेरिका ने ही संविधान बनाया है जापान का। तो वहां की ऑक्यूपाइंग फोर्स ने जापान का संविधान बनाया, क्योंकि उन लोगों को संविधान का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था भैया, और विमेन्स राइट वगैरह वगैरह। पहले तो बिल्कुल फ्यूडल सोसाइटी थी ना। फिर अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अलायंस आज भी जारी है। इकोनॉमिक मिरेकल आया, लेकिन फिर उसके बाद 80s में आपको पता ही है प्लाजा अकॉर्ड के बाद कैसा पतन हुआ जापान का रातों रात। मैंने प्लाजा अकॉर्ड पे पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। जापान का 80s के बाद के पतन अगर आपको समझना है, प्लाजा अकॉर्ड का देख लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। उसमें काफी बड़ी गलती अमेरिका की थी, लेकिन जापान इज इक्वली कल्पेबल। ग्लोबल ब्रांड टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, होंडा, कैनन, तोशिबा, ये सब नाम जो घरेलू नाम है, हालांकि अब तो साउथ कोरियन ब्रांड्स आ गए, ताइवानीज ब्रांड आ गए, अमेरिकन ब्रांड्स आ गए, यूरोप, लेकिन एक समय था 70s 80s का, मुझे याद है, मेड इन जापान भारत में सिक्का चलता था। हर कोई मेड इन जापान खरीदना चाहता था। इतने प्रोडक्ट आते भी नहीं थे तब, लेकिन अगर मेड इन जापान है तो दुनिया का नंबर 1 है, ये माना जाता था। मेड इन यूएसए भी। और फिर ये सब माना जाने लगा कि 80s तक कि अब तो ये अमेरिका को पूरी तरह पटकनी दे ही देगा, लेकिन वो अमेरिका है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। तो उसके बाद अमेरिका ने प्लाजा अकॉर्ड करके जापान की बर्बादी के रास्ते खोल दिए। मैंने अलग से ये पढ़ाया है पूरा। साथियों, हमारी टीम डेली अपडेट भेजती है शाम को, बहुत कुछ हमारे यहाँ टीम क्रिएट करती रहती है। आप मिस ना करें, अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, लिंक ओपन होगी, क्लिक कर दीजिए, एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, अपना ईमेल दे दीजिए, बस रोज शाम को एक मेल आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जापान का पतन शुरू होता है, एसेट बबल बर्स्ट, जिसमें मैंने पूरा वीडियो अलग से बनाया है। और जब ये एसेट बबल बर्स्ट होता है तो जापान डिफ्लेशन में चला जाता है, और वो समय है और आज का समय है, पूरी तरह से जापान इससे रिकवर हो ही नहीं पाया। जापानीज इकोनॉमी ने अपनी तमाम गलतियों की, स्पेकुलेटिव एसेट बबल बनाने की, अमेरिका से बहुत निकट रिश्ते बनाने की, पूरी तरह एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी होने की, और जब फिर डॉलर का डिप्रिसिएशन हुआ, येन का एप्रिसिएशन हुआ, तो एक्सपोर्ट्स पे असर आने की, इन सब की पूरी कीमत चुकाई। और अब जापान के लिए प्रॉब्लम ये हो गया है कि बूढ़ा देश हो गया, कैपिटल बहुत है, देश बूढ़ा है, और वो इमिग्रेशन के लिए पूरी तरह से ओपन नहीं है कि आने दो करोड़ों इमिग्रेंट्स को, बिल्कुल भी नहीं। इंसुलर सोसाइटी रही है, और जापानीज कल्चर इतना फिनिकी है सफाई को लेकर, इसको अन्य चीजों को लेकर, कंफर्मिटी को लेकर, कि इमिग्रेंट्स के लिए उसमें ढल पाना भी बहुत कठिन होता है। और इस वजह से जापान अभी डिक्लाइन में है, क्योंकि आबादी ही उनकी पूरी तरह से चैलेंज्ड है आज तो फर्टिलिटी रेट की वजह से। तो ये सारा क्राइसिस एसेट बबल से शुरू होता है, और जब ये पूरी प्राइस बबल बर्स्ट होते हैं, प्राइसेस गिरती हैं, तो उसके बाद लॉस्ट डेकेड्स आते हैं। ये सब हमने प्लाजा अकॉर्ड में पढ़ाया है। और डेमोग्राफिक क्राइसिस, लो बर्थ रेट की, जो साउथ कोरिया में भी है, कुछ हद तक ताइवान में भी है, रशिया में तो है ही है, चाइना में और भयानक है। चाइना के लिए आज की तारीख में सारी चीजें अच्छी हैं, अमेरिका भी प्रैक्टिकली उसके सामने, हाँ भैया हो गया है, लेकिन फर्टिलिटी रेट का क्या करेंगे?
वो आप किसी भी तरह बढ़ा नहीं सकते एक बार वो 1.5 के नीचे चला जाए तो। आप समझे, ये ऐसे फोर्सेस लगे हुए हैं दुनिया में जिनका कोई उत्तर है ही नहीं। ये हो चुका है अब, और अब इसके परिणाम अगले 30 साल में हमारे सामने आएंगे और आने ही हैं, उसको रिवर्स किया ही नहीं जा सकता है। साथियों, आप हमारे चैनल को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियोस दोस्तों तक पहुंचाएं। आपके सजेशंस देते चलिए, हमारी कमियां हमको बताते चलिए, हम डेफिनेटली सुनेंगे, सुधरेंगे। क्लोज करने से पहले देखें आज जापान 2026 की जियो पॉलिटिक्स में कहां खड़ा है। सबसे पहली बात कि इंडो पैसिफिक की जब हम बात करते हैं, ये हमारा 2 दिन पहले का लेक्चर था भैया। इंडो पैसिफिक की 2 दिन क्या, कल ही का था। वहां पे जापान बहुत बड़े बैलेंसर का काम करता है। आज इंडो पैसिफिक के बैलेंस को जापान के बिना सोचा भी नहीं जा सकता, इसीलिए अमेरिका इतना जापान के फेवर में रहता है, क्योंकि चाइना का इशू है, ताइवान के टेंशंस, नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें, इन सब में जापान का रोल अमेरिका के लिए सेंट्रल हो जाता है। अमेरिका से क्योंकि इसका अलायंस है तो सिक्योरिटी पॉलिसी के केंद्र बिंदु में वही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जापान से चाहते हैं कि वो क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां लेना शुरू करें, लेकिन क्योंकि इनके पास एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, शांति वाला, क्योंकि इन्होंने बहुत भयानक हिंसा देख ली है। जो देश पूरा पूरा वर्ल्ड वॉर लड़ लेते हैं ना, वो शांति के भूखे हो जाते हैं। युद्ध की भूख उनमें रहती है जिन्होंने युद्ध कभी देखा ही नहीं है। असली युद्ध, बॉर्डरों पे होने वाला युद्ध नहीं, टोटल युद्ध जिसमें करोड़ों मारे जाते हैं, दसों लाखों, वो लोग युद्ध से भागते हैं। जापान उन्हीं में से एक है, और वहां का युवा युद्ध ही नहीं चाहता है। अमेरिका बोल रहा है कि नहीं, तैयारी करो, इसलिए जापान अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। जापान ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी बना रखी है, और अब वो इस सभी क्षेत्र में भारत के साथ भी अपने रिश्ते गहरे बनाता जा रहा है। तो जापान इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में केंद्र बिंदु में है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई लॉज में, और अब देखते हैं आने वाले सालों में ये सारी पार्टनरशिप्स जापान को कहां लेके जाती हैं। साथियों, हमारा सेशन हो गया समाप्त। एआई टर्बो चार्जर को अपना पूरा साथ दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। बहुत शानदार कोर्स है, आप गजब सीखेंगे और एआई की यात्रा आपकी यहां से शुरू होगी। कल हम आपको इसकी एनरोलमेंट की लिंक देंगे, ज्वाइन का बटन दबा के मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था जापान मिराकुलस राइस। कैसा लगा? अपनी राय, अपने कमेंट देते चलें, सेशन को लाइक करें, और आने वाले और कौन कौन से सेशन आप चाहेंगे हमें बताएं। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।